शाहिद खान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईरान के लिए इम्पोर्टेंट क्या था? क्या सिक्योरिटी गारंटीज इम्पोर्टेंट थी ईरान के लिए, सैंक्शंस इम्पोर्टेंट थी या रिलीफ इम्पोर्टेंट था? देखिए, ईरान के लिए तो ये बहुत बेहतर सूरत हाल है कि अगर आप समझें कि उनके 10 पॉइंट से अगर 9 पॉइंट्स पे अमेरिकन डेलीगेशन एग्री कर रहा है और वो जो यूएन से रिलेटेड है और सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड है, आईएई से रिलेटेड है, उसमें भी वो सपोर्ट करने को लिए तैयार है। हाउएवर, जो न्यूक्लियर इशू है, मेरा नहीं ख्याल है सर, कि 9 अमेरिका पॉइंट्स के और रेस्ट ऊपर ऑफ द एग्री किया है, ये वर्ल्ड आपके इसके पास लिए खबर तैयार है। मौजूद है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि 9 पॉइंट्स के ऊपर अमेरिका जो है वो एग्री कर रहा है। ये खबर आपके पास मौजूद है कि 10 निकाती एजेंडा जो पेश किया गया था मुज़ाकरात के लिए ईरान की तरफ से, उसमें से 9 निकात के ऊपर जो है वो अमेरिका ने इत्तेफाक कर लिया है? तो देखिए, जिस वक्त ये एजेंडा जब ईरान को और अमेरिका की तरफ से जो दोनों तरफ से जो हुआ था, वो उस पे एक सर्टेन एग्रीमेंट के बाद जेडी वैंस अपनी टीम के साथ पाकिस्तान आए थे। तो वो, लेकिन जो क्रिटिकल इशू है वो न्यूक्लियर इशू है। वो उस इशू पर बात करने के लिए भी जो वो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, राइट। बाकी चीजों पे वो कैन भी नेगोशिएशन हो सकती है उस पर, लेकिन न्यूक्लियर इशू पर जो ईरान हैज टू फिगर आउट कि वो इसको कैसे डील करेगा, क्योंकि वो अमेरिका तो वो बाकी दुनिया में इसके लिए तैयार नहीं है कि ईरान को इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। अच्छा शाहिद साहब, इस डेवलपमेंट के बाद क्या बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है? बैकडोर चैनल जो है वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बैकडोर चैनल तो पहले से ही बहुत एक्टिव थे, जिसकी वजह से ये जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट पे एक सर्टेन लेवल पे अप्रूवल हो चुकी है। लेकिन अगेन, लाइक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लेकिन बात यही है कि न्यूक्लियर इशू पर ईरान हैज टू गिव इन, ईरान हैज टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। अगर ईरान उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो फिर ईरान को आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा, जो ईरान के लिए ठीक नहीं है, ईरान के लोगों के लिए ठीक नहीं है। अगर ईरान के फंड रिलीज हो जाते हैं और रिकंस्ट्रक्शन में अमेरिका भी मदद करने को तैयार है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी मदद करने को तैयार है, तो ईरान को अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कट डाउन करना पड़ेगा, उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। और अगर वो इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि न्यूक्लियर जो उनका प्रोग्राम है वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए है, तो आई थिंक दैट विल बी एग्रीएबल एज वेल। हाउएवर, उसमें जो आईएई की मॉनिटरिंग है वो भी रिक्वायर्ड होगी। सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मीडिया नैरेटिव जो है वो ग्राउंड रियलिटी से डिफरेंट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अगेन बात अगर अभी हम एक हफ्ते बाद भी बात करेंगे तो वो यही बात होगी। इसलिए कि जो सेड के जब ड्राफ्ट पे एक कॉम्प्रोमाइज होता है उसके बाद ये इतना हाई लेवल के डेलीगेशन आपस में मिलते हैं ऑप्टिक्स के लिए, लेकिन उसमें जरूर एक आधी चीज ऐसी होती है जो आमने सामने बैठ के रिजॉल्व करनी होती है। तो उस पर ही वो अगर उस पे वो ईरान इज नॉट रियलाइजिंग कि ये उनको करना ही पड़ेगा, तो आई थिंक दे शुड रिकंसिडर दैट, और पाकिस्तान कैन हेल्प एक्चुअली टू मेक ईरान अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतना इनहेंस कर लें कि आप उससे न्यूक्लियर डिवाइसेस बना सकें, न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकें। वो तो ठीक नहीं है ना। वो तो आप ये देखिए, ईरान की जो हिस्ट्री है, दे हैव बीन सपोर्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उनकी प्रॉक्सीज हैं, वो तो ईरान उसको सपोर्ट करता है। बल्कि आपके नॉलेज में ये भी होना चाहिए कि पाकिस्तान में भी सर्टेन इश्यूज जो हैं वो ईरान से रिलेटेड है, राइट। आपको ये भी नॉलेज में होना चाहिए कि ईरान के जो कलभूषण और अदर इस किस्म की जो इनिशिएटिव थे जो अगेंस्ट पाकिस्तान है, वो उसमें भी ईरान शामिल रहा है। तो इसकी इजाजत ईरान को दुनिया नहीं दे सकती, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग यूएसए, कि वो इस किस्म के इनिशिएटिव पे असर्ट करे कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। अच्छा सर, मुज़ाकरात के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अनाउंस हो सकता है जो कि अब तक स्टिल नहीं हुआ? देखिए, अब ये जेडी वैंस वापस आएंगे और फिर व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आएगी, उस पे ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो काफी ज्यादा हो चुकी है और ट्रैक 2 पर भी बहुत काम हुआ, जिसकी वजह से यहाँ तक बात पहुंची। पाकिस्तान का इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आपको ये भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को दे फील प्राइड अबाउट इट, दे शुड बी प्राउड अबाउट इट कि पाकिस्तान ने इस वक्त दुनिया को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए लीडरशिप रोल लिया।
बहुत इम्पोर्टेंट है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। अच्छा शाहिद साहब, चाइना क्या रोल प्ले कर सकता है इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए, बैकडोर चैनल्स को एक्टिव करते हुए, बैकडोर डिप्लोमेसी को इख्तियार करते हुए? क्या ईरान को जो है वो फ्लक्चुएशन दिखाने के ऊपर मजबूर करेगा, या अमेरिका के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए कुछ ऐसी टैक्टिक्स जो है वो चाइना इस्तेमाल कर सकता है? अमेरिका के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल है कि चाइना इस किस्म की इनिशिएटिव लेगा जिससे वो अमेरिका को या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को वो कन्विंस करे कि ईरान को इन्हांस करने दे अपनी न्यूक्लियर एबिलिटीज को। आई डोंट थिंक चाइना कभी डायरेक्टली इसमें एंगेज भी नहीं होगा। चाइना अभी भी इसमें पाकिस्तान के साथ चाइना का बहुत बड़ा रोल है इसमें। चाइना हैज बीन सपोर्टिंग ईरान एज वेल, जो कि अब इस पब्लिक न्यूज के चाइना ने शोल्डर माउंट मिसाइल्स भी दिए हैं ईरान को। तो चाइना का अपना एक रोल इसमें है, लेकिन चाइना ये इट डजंट मेक एनी सेंस चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी कि अमेरिका पे या आईएई पे प्रेशर डाले कि ईरान की मॉनिटरिंग ना की जाए और या ईरान को इजाज़त दी जाए कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। अच्छा सर, क्या इसराइल का प्रेशर है अमेरिका के ऊपर कि हतमी मुआहदे के ऊपर पहुंचे बगैर जेडी वेंस रवाना हो गए हैं, या मुशावरत का सिलसिला जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ जो है वो नेतन्याहू के साथ भी करना चाहता है अमरीका? देखिए, इसराइल की जो इशू है ना, इसराइल इज ए रोग नेशन, राइट? इस वक्त जो बन गई है वो इटसेल्फ, इसराइल इज ए यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है और वो इज ए कंट्री। लेकिन जो नेतन्याहू का जो पोजीशन है इन चीज़ों पर वो तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। तो वो ईरान के इशू पर इस वक्त जो देखे ना जो हो रहा है उस पर तो इसराइल का प्रेशर नहीं है ना। इसराइल का प्रेशर तो अमेरिका नहीं ले रहा ना। इस वक्त तो अमेरिका इंडिपेंडेंटली वो इस ईरान के साथ नेगोशिएट कर रहा है। लेकिन अगेन वो बात तो अगर ईरान असर्ट करेगा कि हम उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इन्हांस करने की इजाज़त दी जाए या उनको उस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो फिर देयर इज एन इशू। वो तो फिर आगे बात बढ़नी मुश्किल हो जाएगी। जो बाकी वो जो इट्स नॉट गुड फॉर ईरान, नॉट गुड फॉर ईरानी पीपल। अभी अगर वहाँ से फंड रिलीज हो जाते हैं, ईरान की रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, सारी दुनिया में सपोर्ट करना शुरू हो जाएगी, तो वो गुड फॉर ईरान, गुड फॉर पीपल ऑफ ईरान। अच्छा शाहिद साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिन निकात के ऊपर, जैसे कि आपने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि तकरीबन 9 निकात के ऊपर जो है वो अमेरिका ने इत्तेफाक कर लिया है, एक नुक्ते के ऊपर जो है अभी तक मुज़ाकरात जो है वो चल ही रहे हैं। देखिए, ये 10 निकात दिए ना हमारा ईरान ने, 10 निकाती एजेंडा दिया है, राइट? बिल्कुल। उसमें जो 7 हैं वो तो तकरीबन एक्सेप्टेड हैं। 2 उसमें से यूनाइटेड नेशंस के हैं, जिसमें 2 यूनाइटेड नेशंस के और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, एक आईएई का है, राइट? बाकी पे तो बात करने के लिए अमेरिका से भी बार बार ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम इसमें ईरान को सपोर्ट करेंगे और ईरान की रिबिल्डिंग के लिए भी हम हेल्प करेंगे। लेकिन जो न्यूक्लियर इशू है उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज मेरा नहीं ख्याल है होगा। अच्छा सर, जिन निकात के ऊपर इत्तेफाक हुआ भी है तो उसे पब्लिकली जो है वो क्यों नहीं किया गया, और क्या कोई हिडन अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि हतमी मुआहदे के ऊपर पहुंच जाए उसके बाद ही पब्लिक किया जाए कि किस मामले के ऊपर इत्तेफाक हुआ, किस पर जो है वो फ्लक्चुएशन दिखाने की अभी ज़रूरत है मजीद? जी, वो ऐसे ही होता है। जिस वक्त ड्राफ्ट एग्रीमेंट, जब ये इतने बड़े डेलीगेशन आते हैं और ईरान की तरफ से भी, देखिए 70 लोग ईरान से आए हैं, 300 लोग यूएस से आए हैं। उससे पहले ड्राफ्ट एग्रीमेंट पे एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों कंट्रीज की विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान कि वो उनके लिए एक्सेप्टेबल, अगर वो एक्सेप्टेबल ना होते तो ये बात यहाँ तक ना पहुंचती। जेडी वैंस का पाकिस्तान आना मुज़ाकरात के लिए एक बहुत बड़ी बात है। विटकॉफ का, जेडी वैंस का, जैरेड कुशनर का, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का आना किसी कंट्री में कन्वर्सेशन के लिए, ये इससे बिग डील।
बिल्कुल, किसी भी कंट्री के वो अंदर ऐसे नहीं हो अमेरिकी नायब सकता सदर कि का आप आना सर बगैर बहुत बड़ी बगैर सिफारती सर्टेन चीजों कामयाबी पे है, और इस एग्री के सिफारती कामयाबी आप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मरूनी मिन्नत ही है कि जिस तरीके से उन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी को फ़रोग दिया और मिलिट्री डिप्लोमेसी चैनल्स को एक्टिव किया कि आज अमेरिकी नायब सदर खुद जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, मुज़ाकरात कर रहे थे। 47 साल बाद मेज़ सजी थी, लेकिन हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। जानना आपसे ये चाहते हैं कि अब अमेरिकी नायब सदर वापस अमेरिका रवाना हो चुके हैं और अब मशावरत करेंगे यकीनी तौर के ऊपर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है दुनिया के लिए, और मिडिल ईस्ट की सिचुएशन अब कहाँ पे जाते हुए नजर आ रही है ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो आप देख रहे हैं, उनकी जो स्टेटमेंट होती हैं वो काफी एग्रेसिव नेचर की होती हैं। वो अभी भी उसी किस्म की बात करेंगे जैसे वो पहले करते थे। लेकिन आप उसके साथ साथ ये देखें कि जैसे आपने मुझसे पूछा कि इस पे इन पे एग्रीमेंट हो गया था, तो उसका तो एक तो उसकी एविडेंस ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकन नेवी माइंस क्लियर करने के लिए 2 जहाज मौजूद हैं। तो वहां पर तो देखे ना, वो आपको साफ के सामने है सारा कुछ, राइट? तो उस पे तो ईरान भी एग्री कर गया, ईरान भी बाकी तमाम। लेकिन ये जो जब वो जो जो एलिफेंट इन द रूम इज द न्यूक्लियर इशू, उस पे अमेरिका ने हो सकता है ये जो बराक ओबामा के दौर में जो जॉन कैरी ने जो इनिशिएटिव लिया था ईरान के साथ, जो एक एग्रीमेंट हो रहा था, हो सकता है दे गो बैक टू दैट एग्रीमेंट। लेकिन ईरान इस वक्त जो है वो थोड़ा से मेरा ख्याल है वो एक एग्रेसिव मूड में है वो भी, क्योंकि उन्होंने देखा कि जेडी वैंस उनसे मुज़ाकरात के लिए आए हैं। तो ऑफ कोर्स दे आर डीलिंग इट विद अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन ये होगा नहीं, ये न्यूक्लियर पे मेरा नहीं ख्याल है कॉम्प्रोमाइज होगा किस तरीके से। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि ईरान जो है वो एग्रेसिव मूड में नजर आ रहा है, और ये आपने मुज़ाकरात के दौरान देखा भी, तो अब अमेरिकी वफ्द के रवाना हो जाने के बाद क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान और ईरान का वफ्द जो है वो साथ बैठेगा और मामलात के ऊपर जो है वो सैर-हासिल गुफ्तगू की जाएगी, और कुछ मामलात के ऊपर जो है वो समझाया भी जाएगा कि कहाँ पर जो है फ्लक्चुएशन दिखाने की ज़रूरत है और कहाँ पे नहीं? पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी थॉट्स में बिल्कुल क्लैरिटी है, और उनके नॉलेज में ये भी बात है कि ईरान को जो करना चाहिए वो उसके लिए ईरान को एग्री करने की पोजीशन में भी है। और मुझे इस बात पे तकरीबन यकीन है कि जो फील्ड मार्शल है वो किसी तरह से इनको इस बात पे राजी जरूर करेंगे कि इस चीज पर पोजीशन लेना सही नहीं है। देखिए, ईरान तो ओपनली प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है ना। हम्म। वो तो सारी दुनिया को मालूम है, वो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान पे भी उसका असर रहता है। तो ईरान को इस बात पे तो मेरा नहीं ख्याल है कोई अपना एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना चाहिए। आई थिंक दे शुड एक्चुअली लेट इट गो, और एक सर्टेन लेवल तक जो वो करना चाहते हैं, जो यूरेनियम को, वो मेरा ख्याल है उसकी इजाजत उनको वैसे ही दे दी जाएगी, अ, और उसमें आईएई की जो सुपरविजन के साथ। लेकिन बाकी चीजों को उनको ज्यादा फोकस इस वक्त तो ये करना चाहिए ना कि उनके लोगों के लिए क्या बेहतर है। ईरान देखिए, इस अनफॉर्चुनेट जंग में जो 6 हफ्ते की जंग है, इसमें ईरान अगर कम से कम भी आप देखें तो 20 साल पीछे चला गया होगा। जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनकी जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हैज बीन डिस्ट्रॉयड। अभी मजीद क्या ईरान को डिस्ट्रॉय का, अगर वो इस किस्म की पोजीशन लेते हैं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। फिर तो पाकिस्तान जैसा कंट्री जिनकी अनकंडीशनल सपोर्ट है ईरान को, वो भी स्टेप बैक कर देगा ना। फिर अच्छा। तो ईरान मुकम्मल आइसोलेशन में चला जाएगा। हम्म। तो सर, क्या लगता है आपको कि इन मुज़ाकरात के बाद ईरान जो है वो आइसोलेशन की तरफ जो है वो अमेरिका लेकर जाएगा, कि और इसका मज़ीद जो है वो सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के मुतालिक भी मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर ईरान की जानिब से बारहा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ओमान और ईरान जो है वो मिलकर इसका निज़ाम चलाएंगे और एक नया निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ करवाया जाएगा। तो अब इस मामले के ऊपर भी कुछ इतलात हैं ऐसी कि अमेरिका को शदीद एतराज़ है और कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर फ़ाल और बहाल रखा जाए। अमेरिका ये चाहता है, और पूरी दुनिया भी ये चाहेगी। 20% जो एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टेट से होती है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज से। तो आप देखिए ना कि 6 हफ्ते में ऑयल प्राइसेस कहाँ चली गई और पूरी दुनिया क्रिपल हो गई।
अमेरिका समेत अमेरिका में $1 से $2 तक, वेस्ट में तो $2 पर गैलन तेल की कीमतें बढ़ गई, क्योंकि इज ऑल इंटरनेशनल। तो वो पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो स्टेट ऑफ हरमुज को भी इंडिपेंडेंटली अगर ईरान ऑपरेट करेगा तो वो तो दोबारा इसी किस्म की सूरत हाल हो सकती है। लेकिन बहरहाल इस पर बात हो सकती है, इस पर कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है, इसका कोई मैकेनिज्म भी डेवलप किया जा सकता है। बात आके फिर वही न्यूक्लियर पर आगे खत्म होगी। अच्छा शाहिद साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि यूरेनियम अफजूदगी के मामले के ऊपर जो है वो डेडलॉक बरकरार है, तो अब पाकिस्तान जो है वो राज़ी कर सकता है, मना सकता है ईरान को कि इन मामलात के ऊपर फ्लक्चुएशन दिखाए और यूरेनियम अफजूदगी को ख़त्म कर दे, IAEA को जो है वो फ़ाल किरदार अदा करने के लिए इजाज़त दी जाए ईरान में। पाकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जो ईरान को इस पर एग्री कर सकता है, बाकी मेरा नहीं ख्याल है ईरान के और साथ। सर रशिया एंड चाइना कुछ रोल प्ले कर सकते हैं इस मामले के अंदर, इस डेडलॉक के ऊपर? रशिया और चाइना का रोल प्ले करने से आई डोंट थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके लिए तैयार है। चाइना तो नहीं करेगा, चाइना तो बैकडोर डिप्लोमेसी करेगा, चाइना डायरेक्टली इसमें एंगेज नहीं होगा। रशिया इसमें एंगेज हो सकता है कि रशिया के साथ इस वक्त अमेरिका का और रशिया का यूक्रेन इशू पर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो रशिया की भी जो इंसर्शन है इस सिलसिले में वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो पाकिस्तान के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान इस पर रोल प्ले कर सकता है और पाकिस्तान ने ऑलवेज अनकंडीशनल सपोर्ट दी है ईरान को, और मेरा ख्याल है उन्होंने इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी देखी हैं कि वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को पाकिस्तान ले आया ईरान से बात करने के लिए।